और बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर, लुधियाना उपचुनाव को लेकर कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं, कांग्रेस ने भारत भूषण आसू को अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके हैं भारत भूषण आसू। ये बड़ी खबर बता रहे हैं, लुधियाना उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। ये बड़ी जानकारी, कांग्रेस ने भारत भूषण आसू को अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके हैं भारत भूषण आसू। ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं, लुधियाना उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित कर लिया है। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार जो है भारत भूषण आसू को चुना है। तो कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं भारत भूषण आसू। ये बड़ी खबर बता रहे हैं, लुधियाना उपचुनाव को लेकर कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित कर लिया गया है। कांग्रेस ने भारत भूषण आसू को उम्मीदवार बनाया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की बता रहे हैं, कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके हैं भारत भूषण। तो लुधियाना उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषित कर लिया है। लुधियाना उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने भारत भूषण आसू को अपना उम्मीदवार चुना है। कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं भारत भूषण आसू, जिन्हें कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो लुधियाना उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, कांग्रेस ने भारत भूषण आसू को बनाया अपना उम्मीदवार। और चलिए, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आज रहने वाले हैं। ये बड़ी खबर बता रहे हैं, दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी की दर्शन करेंगे अमित शाह। बस्तर पंडुप समापन में भी शामिल होंगे अमित शाह। ये बड़ी खबर बता रहे हैं, इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर एंटी नक्सल ऑपरेशन का भी हाई लेवल मीटिंग करेंगे। तो छत्तीसगढ़ दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की। दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी के करेंगे दर्शन। तो ये बड़ी जानकारी। बस्तर में पंडुम समापन कार्यक्रम में भी अमित शाह शामिल होने वाले हैं। एंटी नक्सल ऑपरेशन पर भी हाई लेवल मीटिंग करेंगे। तो छत्तीसगढ़ दौरे पर आज जा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी के करेंगे दर्शन पूजन और बस्तर में पंडुप समापन में भी शामिल होंगे। और चलिए, बड़ी जानकारी से रूबरू करवा देते हैं। श्रीलंका दौरे पर आज पीएम मोदी जा रहे हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की। राष्ट्रपति के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो रक्षा, ऊर्जा, सुरक्षा और डिजिटलीकरण पर भी समझौता संभव है। द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती आएगी। पीएम मोदी श्रीलंका दौरे पर आज जा रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं। राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी बैठक करेंगे श्रीलंका में। तो रक्षा, ऊर्जा, सुरक्षा और डिजिटलीकरण पर समझौता संभव है। द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती आएगी। ये बड़ी खबर, श्रीलंका दौरे पर पीएम मोदी। तो पीएम मोदी श्रीलंका दौरे पर आज पहुंच रहे हैं, जहां श्रीलंका में राष्ट्रपति के साथ बैठक करेंगे। रक्षा, ऊर्जा, सुरक्षा और डिजिटलीकरण पर भी समझौता संभव है। और नमस्कार, राजधानी लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा। दिल्ली वालों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। आज से दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू होने जा रही है। आज से लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक पहले चरण में 1 लाख लोगों का दिल्ली में आयुष्मान कार्ड बनेगा। इसके बाद तेजी से इस योजना को आगे बढ़ाते हुए सभी पात्र दिल्ली वालों को इसमें शामिल कर लिया जाएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच समझौते पत्र पर आज साइन भी होंगे। इसके बाद 10 अप्रैल तक कम से कम 1 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बीजेपी ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले ही ऐलान किया था कि सत्ता में आने के बाद इस योजना को लागू किया जाएगा। आयुष्मान योजना के तहत दिल्ली में 5 लाख प्लस 5 लाख यानी कि 10 लाख रुपए का मेडिकल कवर मिलेगा। केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना गरीब और जरूरतमंद लोगों को बेहतर इलाज देने के लिए है। दिल्ली में भी इस योजना का लाभ इन्हीं लोगों को मिलेगा। जानकारी के मुताबिक जिन लोगों के पास अंत्योदय अन्न योजना कार्ड है
उन्हीं के कार्ड पहले बनाए जाएंगे। इसके बाद बीपीएल कार्ड धारकों के नंबर आएंगे। माना जा रहा है कि शुरुआत में 1 लाख अंत्योदय कार्ड धारकों को इस योजना का लाभ मिलेगा। और इस पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दिल्ली वालों का आज इंतजार खत्म होने वाला है। आज से आयुष्मान योजना की शुरुआत होने वाली है और आज एमओयू पर भी साइन किए जाएंगे। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अब केंद्र सरकार के द्वारा आयुष्मान योजना को जिस तरीके से लागू किया गया था 2018 के अंदर, उसके बाद कहीं ना कहीं इसको दिल्ली के अंदर लागू नहीं किया गया था, जिसको लेकर लगातार राजनीति जो है वो देखने को मिलती थी। मगर यहाँ पर बात करें, अब दिल्ली के अंदर नई सरकार बन चुकी है रेखा गुप्ता की, यानी कि डबल इंजन की सरकार जो है वो दिल्ली के अंदर भी आ चुकी है। और आज दिल्ली के अंदर आयुष्मान योजना को भी लागू किया जाएगा, यानी कि 5 अप्रैल से इसकी शुरुआत जो है की जाएगी। इस 5 अप्रैल की बात करें तो 5 अप्रैल से आज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह जो है वो आज इसको जारी करेंगे, ताकि लोगों तक कहीं ना कहीं जो आयुष्मान योजना की सुविधाएं है वो मिल सके। यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा 5 लाख रुपए का जो हेल्थ इंश्योरेंस जो है, जिसके तहत फ्री इलाज जो है वो अस्पतालों में मिलता हुआ नजर आएगा, उसी को आज से जारी किया जाएगा। और दिल्ली की जनता भी जानना चाहती थी कि वाकई में ही दिल्ली के अंदर आयुष्मान योजना जो है वो क्यों नहीं लागू की गई है, मगर आज से इसकी शुरुआत की जा रही है। तो दिल्ली के तमाम लोगों को इस योजना का लाभ जो है वो मिलता नजर आएगा। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार के द्वारा इस योजना के अंदर, यानी कि आयुष्मान योजना के अंदर एक और सुविधा जो है वो दी जा रही है। केंद्र सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए की जो हेल्थ इंश्योरेंस जो है, यानी कि फ्री इलाज जो है वो दिया जाएगा। और दिल्ली की सरकार की तरफ से भी इसमें 5 लाख रुपए का टॉप अप जो है वो इसमें शामिल किया गया। यानी कि सीधे सीधे कहे तो कहीं ना कहीं 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस जो है इस आयुष्मान योजना के तहत दिल्ली की जनता को मिलता हुआ नजर आएगा। जी, अब पहले चरण में किन किन इलाकों के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी? कोई जोन या जनसंख्या वर्ग तय किया गया है? देखिए, यहाँ पर बात करें आयुष्मान योजना की, तो आयुष्मान योजना को आज से लागू किया जा रहा है और इसकी शुरुआत जो है वो पंकज कुमार सिंह जो यानी कि जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री है नई सरकार के, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की जाएगी। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली की जनता को कितना फायदा हो पाएगा ये जरूर देखना होगा। मगर यहाँ पर बात करें 10 अप्रैल तक दिल्ली के अंदर 10,000 से ज्यादा जो कार्ड जो है वो लोगों तक पहुंचाए जाएंगे, जिसके अंदर एपीएल और बीपीएल धारकों को, यानी कि जिनके पास एपीएल राशन कार्ड और बीपीएल राशन कार्ड जो होगा उसको इनकी सुविधाएं जो है वो मिलेगी। मगर यहाँ पर बात करें सबसे ज्यादा इसका फायदा जो है वो एपीएल धारकों को होने वाला है। मगर यहाँ पर बात करें बीपीएल धारकों की, तो उनके लिए भी इसमें कैसे चयन जो है वो किया जाएगा। मगर यहाँ पर बात करें लगभग इस योजना के अंदर 5 ऐसी शर्तें रखी गई हैं जो लोगों को कहीं ना कहीं इस योजना से सुविधाओं से बाहर भी कर सकती है। यानी कि जिन लोगों के पास सरकारी जॉब होगी वो इस योजना के तहत का इस्तेमाल जो है, यानी कि आयुष्मान योजना का कार्ड का जो इस्तेमाल है वो नहीं कर पाएंगे। जी, दिल्ली सरकार की इसमें भूमिका क्या होगी और केंद्र सरकार की क्या होगी? स्कीम की निगरानी कौन करेगा? देखिए, दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार इस योजना के तहत अब सुविधाएं जो है, यानी कि हेल्थ सुविधाएं जो है वो देने की कोशिश कर रही है। मगर यहाँ पर बात करें केंद्र सरकार जिस तरीके से आयुष्मान योजना को 2018 के अंदर पूरे देश के अंदर लागू किया गया था, मगर दिल्ली के अंदर लागू नहीं कर पाए थे, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार थी। तब आम आदमी पार्टी ने इस योजना को लागू नहीं किया था। मगर अब नई सरकार की बात करें, यानी दिल्ली की नई सरकार की बात करें भाजपा की, तो उनके द्वारा अब इस योजना को लागू किया जा रहा है और आज से इसकी शुरुआत की जाएगी। और इसकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की बात करें तो इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से होंगे कि उनके पास राशन कार्ड होना जरूरी है, यानी एपीएल और बीपीएल राशन कार्ड होना जरूरी है। दूसरा यहाँ पर बात करें कहते हैं आधार कार्ड की, तो आधार कार्ड भी होना जरूरी है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से शर्तें बनाई गई हैं उस शर्तों के तहत कहीं ना कहीं दिल्ली की 50% के करीब आम जनता को इसका सुविधा जो है वो नहीं मिल पाएगी। यानी
यानी कि जिनकी महीने की इनकम 10,000 से ज्यादा होगी, वो इस योजना का लाभ जो है वो नहीं उठा पाएंगे। सरकारी जॉब अगर जिन लोगों की है, वो भी इस योजना का लाभ जो है वो नहीं उठा पाएंगे। और यहाँ पर एक और गौर करने वाली बात होगी, जो जिन जिन लोगों के पास टू व्हीलर या फिर फोर व्हीलर गाड़ियां होंगी, उनको भी इस योजना से बाहर जो है वो रखा गया। तो इससे साफ जाहिर है, सिर्फ गरीब लोगों के लिए आयुष्मान योजना जो है वो दिल्ली के अंदर लागू की गई है। जी, इस योजना में किन बीमारियों का इलाज शामिल है? देखिए यहाँ पर बात करें आम जनता की और नई सरकार की, तो दोनों ही तरफ से कहीं ना कहीं जनता भी इंतजार करती नजर आ रही थी। और अगर अब नई सरकार की बात करें, तो नई सरकार भी इसको लेकर अब कहीं ना कहीं जोर शोर से जनता तक सुविधा देने की बात कर रही है। मगर आज से इसकी शुरुआत की जा रही है, तो आज से ही लगातार रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है वो अपनाई जाएगी। और लोग जो है, यानी कि आम जनता जो है, दिल्ली की जो निवासी है, उन लोगों को इसका फायदा जो है हो पाएगा। मगर अब देखना होगा कि इस योजना के तहत नई सरकार जो है वो कितने लोगों तक हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि जो फ्री इलाज है वो बड़े अस्पतालों में दे पाएगी। मगर यहाँ पर अस्पतालों की संख्या बिल्कुल कम है, और तो उनको अस्पतालों को बढ़ाने के लिए भी अब नई सरकार जो है और योजनाएं जो लेके आएगी, जिसके तहत नए अस्पतालों को भी बनाया जाएगा। जी, चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए राजीव तिवारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महाराजगंज का दौरा करेंगे। सुबह 10:15 पर वे महाराजगंज पहुंचने वाले हैं, जहां वे 654 करोड़ रुपए की लागत से 629 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। सीएम योगी रोहिन नदी बैराज का भी लोकार्पण करेंगे और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सामग्री वितरण करेंगे। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की नियुक्ति पत्र भी आज सौंपे जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महाराजगंज दौरे पर रहेंगे। सुबह 10:15 पे वे महाराजगंज पहुंचेंगे, जहां वे 654 करोड़ रुपए की लागत से 629 परियोजनाओं का आज लोकार्पण करेंगे। सीएम योगी रोहिन नदी बैराज का भी लोकार्पण करने वाले हैं और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सामग्री वितरण करेंगे। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी नियुक्ति पत्र आज सौंपने वाले हैं। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महाराजगंज दौरे पर रहेंगे, जहां सुबह 10:15 पर वे महाराजगंज पहुंचेंगे और 654 करोड़ रुपए की लागत से 629 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। सीएम योगी रोहिन नदी बैराज का भी लोकार्पण करेंगे और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सामग्री वितरण करेंगे। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। तो यूपी के मुख्यमंत्री आज महाराजगंज दौरे पर रहेंगे, जहां सुबह 10:15 पर महाराजगंज पहुंचने वाले हैं, जहां वे 654 करोड़ रुपए की लागत से 629 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी रोहिन नदी बैराज का भी लोकार्पण करने वाले हैं और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सामग्री वितरण करेंगे। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज महाराजगंज दौरा है, जहां वे 10:15 पर पहुंचेंगे और 654 करोड़ रुपए की लागत से 629 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ रोहिन नदी बैराज का भी आज लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उन्हें सामग्री वितरण करेंगे और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र भी आज सौंपे जाएंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ महाराजगंज को आज करोड़ों रुपए की सौगात देने वाले हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके साथ ही रोहिन नदी बैराज का लोकार्पण करेंगे और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सामग्री वितरण करने वाले हैं। सुबह 10:15 पर उनका कार्यक्रम है। सुबह 10:15 पर सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी के महाराजगंज आज पहुंचने वाले हैं, जहां वे 654 करोड़ रुपए की लागत से 629 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। बता दें कि सीएम योगी रोहिन नदी बैराज का भी लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सामग्री वितरित करेंगे।
इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र भी आज सौंपे जाएंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ महाराजगंज को आज देंगे करोड़ों रुपए की सौगात। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता परवेश कुमार गुप्ता हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सीएम योगी आज महाराजगंज दौरे पर रहेंगे, उनके दौरे का शेड्यूल कहाँ है, कहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे? सीएम योगी आज महाराजगंज दौरे पर पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज महाराजगंज दौरे पर पहुंचेंगे। सुबह 10:15 पे वे महाराजगंज पहुंचेंगे, जहां वे 654 करोड़ रुपए की लागत से और सर्वेश प्रताप हमारे साथ जुड़े हुए हैं संवाददाता। आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं महाराजगंज, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? उनके दौरे का पूरा शेड्यूल क्या है? सूबे के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज महाराजगंज जनपद में दौरा है। इसको लेकर के जो डैम है रोहिन बैराज 148 करोड़ रुपए के भारी भरकम से निर्माण हो गया है, जिसका आज लोकार्पण होगा। इसके अलावा बता दें आपको 654 करोड़ रुपए का 629 जो परियोजना है उसका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम आज महाराजगंज जनपद में 10:15 पर होना है, जिसको लेकर के सारी तैयारी कर ली गई है। बताते चले महाराजगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर अरुण झा और एसपी सुमेंद्र मीना के द्वारा पूरी तरह से व्यवस्था को चाक चौबंद कर दी गई है और वहां पर बैरिकेडिंग लगा करके पार्किंग के लिए व्यवस्था, स्पॉट कॉटेज की व्यवस्था और जो व्यवस्थापक में लगे हुए हैं उनको दिशा निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें सुरक्षा एजेंसी को लेकर के, तो सुरक्षा एजेंसी पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। होटल और जो भी चीजें हैं उसको जांच पड़ताल की गई है और महाराजगंज जनपद के साथ साथ बगल के जनपद से भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुलिस की तैनाती की गई है और महाराजगंज जनपद से कुल 20 थानों की कोर्ट लगाई गई है, पीएससी प्लाटून की कोर्ट लगाई गई है, जिससे व्यवस्था में कोई दिक्कत न हो। और साथ ही साथ जो यहाँ पर व्यवस्थापक है उनको जो सिक्योरिटी इंचार्ज है उनके द्वारा चेकअप करने के बाद ही अंदर भेजा जा रहा है। 654 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। इन योजनाओं में कौन कौन सी बड़ी योजनाएं शामिल हैं? बता दें सबसे बड़ी इससे परियोजना जो है 148 करोड़ रुपए का जिसका लोकार्पण होना है, जो बनकर तैयार हो गया है रोहिन बैराज डैम, उसमें आज उसका लोकार्पण करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर 654 करोड़ रुपया में जो 629 परियोजना है जिसमें लोकार्पण करेंगे, जिसमें जो वहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उसके लिए भवन निर्माण है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए किट वितरित करेंगे, उनको नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे और लोकार्पण में जो देखा जा सकता है 629 परियोजनाओं का वो भारी भरकम कर सकते हैं कि महाराजगंज जनपद को कुल 900 करोड़ रुपए का परियोजना का सौगात मुख्यमंत्री के द्वारा आज दिया जाएगा, जिसको लेकर पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। हेलीपैड से लेकर के सारी व्यवस्था कर ली गई है। महाराजगंज का हेलीकॉप्टर 10:15 पे महाराजगंज जनपद उतरेगा, जिसके बाद से वो सभा को संबोधन करेंगे। सभा को संबोधन करने के बाद से वह रोहिन बैराज का उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी जो है रोहिन नदी बैराज की भी उद्घाटन करने वाले हैं, इसकी खासियत क्या है और इससे किन जिलों को सबसे ज्यादा लाभ पहुंचेगा? जी बता दें इसमें जो गरीब तबके के किसान हैं जो सिंचाई विभाग से संबंधित रखते हैं और जो खेती करते हैं उनको लेकर के पानी की लिए समस्या नहीं होगी। सिंचाई विभाग के द्वारा जो उनके खेतों तक आसानी से पानी चली जाएगी, इसको कहीं न कहीं कह सकते हैं कि किसानों के लिए बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है और जो यह विगत वर्षों से कई सालों से पेंडिंग होते आ रहा था, तो कह सकते हैं कि महाराजगंज के जो लोकप्रिय सांसद हैं पंकज चौधरी के द्वारा और विधायक जो है ऋषि त्रिपाठी के अथक प्रयासों के बाद से यह डैम निर्माण होने में आज सफल हुआ है। इसको कह सकते हैं कि जो रोहिन बैराज है बिस्कोरिया ब्लॉक में कुल लगभग 99 गाँव पड़ते हैं, तो इस 99 गाँव के लोगों को किसानों को सीधे तौर पर सफलता लाभ देखने को मिल सकता है। इससे उनको समय समय पर पानी की समस्या नहीं होगी और जो कह सकते हैं कि खेती करने के लिए जो रबी की फसलें होती हैं दोनों फसलों में पानी की समस्या होती है, तो कहीं न कहीं वो पानी की समस्या सीधे तौर पर किसानों को मिलेगी और खेत में जाएगा, जिससे किसान की जो फसल लहलाती उसको बेहतर करने में और सुचारू रूप से कामयाबी मिलेगी। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए सर्वेश प्रताप गुप्ता आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज राज्य सचिवालय शिमला में होगी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में कई बड़े फैसले होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री सुक्खू आज ही नई दिल्ली से शिमला पहुंचेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री की कई बजट घोषणाओं पर मुहर लगेगी, जिन्हें 1 अप्रैल से लागू किया जाना है। साथ ही हिमाचल दिवस पर भी सीएम बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं, जिसे लेकर भी बैठक में चर्चा हो सकती है। कम विद्यार्थियों की संख्या वाले स्कूल और कॉलेजों को बंद करने पर फैसला हो सकता है। 100 से कम बच्चे वाले कॉलेज बंद किए जा सकते हैं। ऐसे कॉलेजों की संख्या 16 बताई जा रही है। इसी तरह 20 विद्यार्थियों से कम संख्या वाले 78 स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया जा सकता है। बस किराया 15% बढ़ाने का प्रस्ताव भी बैठक में किया जा सकता है। तो हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज राज्य सचिवालय शिमला में होनी है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में कई बड़े फैसले होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री सुक्खू आज ही नई दिल्ली से शिमला पहुंचेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री की कई बजट घोषणाओं पर मुहर लगेगी, जिन्हें 1 अप्रैल से लागू किया जाना है। साथ ही हिमाचल दिवस पर भी सीएम बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं, जिसे लेकर बैठक में चर्चा हो सकती है। इसके अलावा कम विद्यार्थियों की संख्या वाले स्कूलों कॉलेजों को बंद करने का फैसला किया जा सकता है। 100 से कम बच्चों वाले कॉलेज बंद किए जाएंगे। ऐसे कॉलेजों की संख्या जो है 16 बताई जा रही है। इसी तरह 20 विद्यार्थियों से कम संख्या वाले 78 स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया जा सकता है। बस किराया 15% बढ़ाने का प्रस्ताव भी इस बैठक में लिया जा सकता है। तो आज कई बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है। बता दें कि आज हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है। बता दें ये बैठक जो है आज राज्य सचिवालय शिमला में होनी है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में कई बड़े फैसले होने की उम्मीद जताई जा रही है। बैठक में मुख्यमंत्री की कई बजट घोषणाओं पर मुहर लगेगी, जिन्हें 1 अप्रैल से लागू किया जाना है। और टीना ठाकुर जी ब्यूरो चीफ हिमाचल से फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज सचिवालय में होने वाली है। कैबिनेट बैठक का एजेंडा क्या है, किन मुख्य मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है? बिल्कुल, देखिए आज दिल्ली से मुख्यमंत्री सीएम लौटेंगे और दोपहर बाद उनके लौटने का कार्यक्रम है। और उसके बाद जो है 3 बजे जो है कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। और इसमें जो है फिलहाल यही बताया जा रहा है कि जो सबसे बड़ा मामला वही था कि जो अभी जो हाल ही में बजट में घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की है, उनके कुछ जो उन घोषणाओं पर जो है कुछ पर अमल किया जा सकता है। आज कुछ घोषणाएं जो जिसमें मानदेय बढ़ाने की बात की गई थी मुख्यमंत्री की तरफ से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का, और कुछ जो अनुबंध कर्मचारियों का नियमितीकरण है, यानी जो अनुबंध कर्मचारी हैं उनका सितंबर में ड्यू था लेकिन वो हो नहीं पाया था, फिर 31 मार्च को होना था, वो भी नहीं हो पाया था। तो ऐसे में आज उम्मीद की जा रही है कि जो आज कैबिनेट होनी है उसमें भी इन चीजों पर जो है मोहर लग सकती है। और जो कर्मचारियों के सामान्य तबादले को लेकर प्रतिबंध है वो भी आज हटाने पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि काफी लंबे टाइम से ये प्रतिबंध चल रहा है और कर्मचारी इसको लेकर नाराजगी भी व्यक्त कर चुके हैं। तो अब इस पर भी अगर सहमति बनती है तो सामान्य तबादलों से जो प्रतिबंध हटाने की स्थिति है वो आज बन सकती है और उसकी अनुमति जो है सरकार की तरफ से मिल सकती है। और इसके अलावा जो सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर है उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न विभागों की तरफ से जो प्रस्ताव मिला है सरकार को, उसके आधार पर भी कोई निर्णय आज लिया जा सकता है। फिर कर्ममूलक नौकरी जो आधार पर जो नौकरी देने का मामला है सरकार के पास काफी टाइम से लंबित पड़ा है। और इसके लिए जो शिक्षा मंत्री है रोहित ठाकुर, उनकी अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित की गई थी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दी थी, लेकिन वो रिपोर्ट जो है पहले खारिज कर दी गई थी। उसके बाद दोबारा से ये रिपोर्ट जो है अब देनी है। इसको लेके भी जो है आज जो उप समिति अपनी रिपोर्ट जो है सरकार के सामने रख सकती है, बता सकती है कि क्या क्या चीजें उन्होंने कर्ममूलक नौकरी के आधार पर देने के लिए सिफारिश अपनी रिपोर्ट में दी है। तो अब जो ये कैबिनेट है आज 3 बजे होनी है। उसके बाद जो है माना यही जा रहा है कि काफी अहम बैठक, कुछ फैसले इसमें लिए जाएंगे। सबसे बड़ी बात यही है कि जो बजट घोषणा है सरकार ने की थी उस पर जो है कुछ पर जो है अमल आज से जो है वो किया जा सकता है। और ये भी सही है कि जो ये फाइनेंशियल ईयर है उसकी ये पहली बैठक है, तो उसमें फाइनेंस से लेके भी कुछ बड़ी चीजें जो है सरकार घोषणा यहाँ पे जो कुछ बड़े फैसले हैं उन पर भी आज जो है
वो सहमति बना सकती है, उन पर भी फैसला जो आज कुछ है वो लिया जा सकता है। जी, मुख्यमंत्री दिल्ली से लौटकर सीधे इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, तो क्या किसी केंद्रीय मुलाकात का असर इन फैसलों पर होगा? देखिए, बिल्कुल अभी क्योंकि मुख्यमंत्री केरल भी गए थे, वहाँ का भी उनको प्रभार दिया गया था, वहाँ से वो दिल्ली लौटे थे। और सबसे बड़ी बात यही थी कि जो कांग्रेस का जो काफी लंबे टाइम से पुनर्गठन होना था, उसको लेके उन्होंने वहाँ पे अपने नेताओं से मुलाकात की है, जो प्रभारी है रजनी पाटिल, उनसे मुलाकात हुई थी। और आज ये भी हो सकता है कि क्योंकि काफी लंबे टाइम से जो बोर्ड है, निगम है, और काफी जगह पर जो है नियुक्तियां होनी है, ताजपोशियां होनी है, उसको लेके भी आज कुछ फैसला चर्चा कर सकते हैं आपस में जो मंत्री लोग हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री दिल्ली से लौटेंगे, वहां से उनको कुछ निर्देश भी मिले होंगे केंद्रीय नेताओं से, और कुछ वहां से जो है वो चीजें वो डिस्कस भी कर आए हैं, उनको भी वो यहाँ पर जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो ये जरूर है कि जो लंबे समय से ताजपोशियां यहाँ पर होनी है, कांग्रेस का उसका संगठन का पुनर्गठन होना है, उसको लेकर भी आज जो है कैबिनेट में चर्चा संभव है। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए टीना ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वक्फ संशोधन विधेयक दोनों सदनों में पास हो गया है। करीब 12 घंटे की लंबी चर्चा के बाद वक्फ संशोधन विधेयक पास हुआ। एक तरफ जहां कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करते हुए दिखे, तो वहीं बीजेपी नेताओं ने इस विधेयक के फायदे भी गिनाए। इसी क्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी वक्फ संशोधन विधेयक पर अपनी खुशी जताई है। साथ ही पीएम मोदी की तारीफ भी की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह विधेयक पारदर्शिता, न्याय और सभी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्र सरकार पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुशासन और न्यायिक सुधारों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पूर्ण पारदर्शिता, कानूनी स्पष्टता और न्यायिक संतुलन स्थापित कराना है। ये विधेयक किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए लाया गया है। इसके लागू होने से झूठे और अवैध दावों पर रोक लगेगी, जिससे भूमि और संपत्ति से जुड़े विवादों का निष्पक्ष समाधान हो पाएगा। साथ ही ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग न हो और वे समाज के व्यापक हित में उपयोग किए जाएं। सर, लोकसभा में राज्यसभा दोनों जगह पास हो गया, सर क्या कहेंगे? देखिए, ये लंबे समय से देश को इसकी इच्छा थी। जो भूमाफियाओं का कब्जा इन जमीनों पर था और तमाम ऐसी जमीनें जो पंचायतों की थी, देव स्थानों की थी या किसी अन्य विभागों की, इनको भी बिना किसी के वक्फ में शामिल कर लिया जाता था। अब वो सब जमीनें जो है उस क्राइटेरिया से बाहर आएंगी, उसमें अनेक काम हो सकेंगे। उत्तराखंड के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं, कई हजारों, उत्तराखंड बनते समय जो संख्या थी उसमें कई हजारों की बढ़ोतरी हुई है। हम इसकी जांच करवाएंगे, इस पर काम करेंगे और जनहित के कामों को इस पर आगे बढ़ाएंगे। ये सारी जमीनें सरकार में आएंगी और जन उपयोग के काम आएंगी, अनेक योजनाएं उसमें होंगी, अनेक विकास के काम आगे बढ़ेंगे। सर विपक्ष इसका विरोध करता नजर आ रहा है। सर विपक्ष हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करता रहा है। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नवाचार देश के अंदर हो रहे हैं, नए कानून लाए जा रहे हैं और जो देश की तरक्की में जिनसे योगदान हो सकता है, देश की तरक्की, गति, उन्नति, प्रगति बढ़ सकती है, वो सारे काम, वो सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए जा रहे हैं। ये भी बहुत ऐतिहासिक निर्णय जो है, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और पूरी केंद्र की सरकार को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सर विपक्ष ने कहा कि तानाशाही रवैये की तरीके से ये बिल पास किया गया है। सर तानाशाही रवैये की तरह से बिल पास किया गया है। इसमें तानाशाही उस समय में होती थी जिस समय में देश के अंदर तुष्टीकरण चलता था, जिस समय इमरजेंसी लगती थी, देश के अंदर कई ऐसे काम होते थे जिस पर चर्चा भी नहीं होती थी। आज चर्चा हो रही है, विधिवत संसद पास कर रही है। सर उत्तराखंड में कुछ विस्तारों के नाम बदले गए, क्या अभी भविष्य में और नाम बदले जाने की संभावना है? बहुत सारे प्रस्ताव आए हैं और हमने जो भी नाम बदले हैं, यहाँ की जन भावनाओं के अनुरूप, हमारे जो महापुरुष हैं उनकी जो उस क्षेत्र से जो उनका एक तरह से सांस्कृतिक रूप से परिवेश मिलता है, उसके अनुरूप
और जो विरासत भी है और विकास भी है, उसके अनुरूप ही हमने नाम बदलने का निर्णय लिया था। जो लोगों की भावनाएं हैं उसके अनुरूप हमने काम किया। आगे भी निकट भविष्य में भी सभी अच्छे कामों के लिए संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। चार धाम यात्रा की पूरी तैयारियां चल रही है। और इस पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता अभिनव नायक हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पास हो गया है। इसके बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस पर खुशी जताई है और साथ ही उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ भी किया है। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? बिल्कुल नहीं, अगर बात करें तो इस तरह से वक्फ संशोधन विधेयक जो है दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में जो पास हो गया है और करीब लगभग 12 घंटे की इस पर चर्चा हुई और वक्फ से जुड़े हुए संशोधन जो है विधेयक उसका जो है वो पास हुआ है। अगर बात करें तो कहीं जो विपक्षी दल है वक्फ संशोधन विधेयक का जो है वो कहीं ना कहीं विरोध भी कर रहे हैं। और अगर बात करें तो जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने कहीं ना कहीं जो वक्फ संशोधन विधेयक है उसे पास होने पर जो है खुशी भी जाहिर की है और उन्होंने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर सराहना भी की है। वहीं अगर बात करें तो मुख्यमंत्री धामी का कहना यह भी है कि जो वक्फ संशोधन विधेयक है वो दोनों सदनों ने पारित किया है और यह विधेयक जो है पारदर्शिता और न्याय, इसके अलावा सभी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का जो है रक्षा करेगा। और अगर बात करें तो इसी दिशा में जिस तरह से केंद्र सरकार कार्य कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगर मान के चले तो सुशासन और न्यायिक सुधारों को कहीं ना कहीं सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। तो ऐसे में मान के चल सकते हैं कि जो वक्फ संशोधन विधेयक पास हुआ है कहीं ना कहीं जो है फायदेमंद साबित होगा। और इसी विधेयक का उद्देश्य भी कहीं ना कहीं जो वक्फ की संपत्तियां हैं उनमें जो है पूर्ण पारदर्शिता और कानूनी स्पष्टता के साथ साथ जो है न्यायिक संतुलन भी बना रहे, उसी को लेकर यह वक्फ संशोधन विधेयक जो है पास किया गया है। और अगर बात करें तो जिस तरह से मुख्यमंत्री धामी ने कहा भी है कि यह किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं है और यह जो है सभी नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए लाया भी गया है। और अगर बात करें तो इससे लागू होने से जो है कहीं ना कहीं जो अवैध दावे हैं उन पर रोक लगेगी, झूठे दावे हैं उन पर रोक लगेगी और जिससे जो भूमि है या फिर भूमि से जुड़े हुए जो विवाद हैं तो उन पर जो है निष्पक्ष समाधान हो सकेगा। जी नेहा। सीएम धामी ने इस विधेयक को न्याय और पारदर्शिता का प्रतीक बताया है। तो क्या उत्तराखंड में पहले वक्फ संपत्तियों को लेकर विवाद रहे हैं? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर बात करें तो वक्फ संशोधन विधेयक जिस तरह से पारित हुआ है तो अब उत्तराखंड में भी इसका कहीं ना कहीं जो है असर देखने को मिलेगा। हालांकि जो है पिछले दिनों कहीं ना कहीं वक्फ को लेकर थोड़ा बहुत विवाद उत्तराखंड में भी देखने को मिला था। तो अब कहीं ना कहीं इस वक्फ संशोधन विधेयक से अब जो है स्थिति कहीं ना कहीं सुधरती नजर आएगी। जिस तरह से यह है लोगों की जो झूठे लोग हैं या फिर अवैध दावे करते हैं और जिससे जो है भूमि से जो जुड़े हुए जो विवाद हैं उन पर जो है निष्पक्ष समाधान इस वक्फ के तहत हो सकेगा। और बात करें तो यह सुनिश्चित भी किया जाएगा कि जो वक्फ की संपत्तियों का जो दुरुपयोग हो रहा है तो समाज में कहीं ना कहीं ना हो और समाज में एक गलत मैसेज ना जाए। जी नेहा। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए अभिनव नायक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डेडलाइन दे दी है। इस अभियान के प्रोग्रेस रिपोर्ट जानने के लिए गृह मंत्री 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर है। शुक्रवार की रात वे राजधानी रायपुर पहुंच गए हैं। वे वहां अधिकारियों से मीटिंग कर नक्सल विरोधी अभियान का जायजा लेंगे। इसके साथ ही बस्तर में चल रहे अभियान का रिव्यू करेंगे। रायपुर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुरक्षा बलों की हौसला अफजाई करने के साथ ही मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद भी लेंगे। साथ ही नक्सल विरोधी अभियान का जायजा भी लेंगे। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एएनबी न्यूज।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है राजधानी लाइव में। दिल्ली में अप्रैल माह में ही सूरज आसमान से आग बरसा रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग ने बताया है कि दिल्ली में अप्रैल की शुरुआत में ही लू चलेंगी, वही गर्मी से हाल बेहाल होगा। मौसम विभाग ने 8 अप्रैल तक हीट वेव की स्थिति को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। तापमान 40 से 42 डिग्री के बीच रहेगा। वही बीते गुरुवार इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। अधिकतम तापमान 39 डिग्री दर्ज किया गया था। वही दिल्ली के रिज इलाके में अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार अभी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। वही न्यूनतम तापमान में अब बढ़ोतरी होना शुरू हो गया है। रविवार तक तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच जाएगा। और इस पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता अंबुज उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली में अप्रैल माह से ही आसमान से सूरज आग बरसा रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए क्या चेतावनी जारी की? जी नेहा जी, बात की जाए अगर दिल्ली की, तो दिल्ली में अप्रैल महीने की शुरुआत में ही जो गर्मी पड़ रही है उससे दिल्ली वाले 2-4 होते नजर आ रहे हैं। अगर बात किया सुबह से ही सूरज की तपिश इतनी ज्यादा होती है और धीरे धीरे शाम तक वो तपिश और बढ़ती जाती है। अगर शुक्रवार की बात की जाए तो शुक्रवार का जो टेम्परेचर है वो लगभग 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक बताया जा रहा है। वैसे ही अगर बात की जाए तो मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले जो 7 दिन या लगभग दिल्ली के अंदर हीट वेव चलेगी, जिसको लेकर के एहतियात बरतने की भी पूरी तरीके से अपील की जा रही है कि जो दिल्ली वासी हैं तो अगर बाहर निकलते हैं तो धूप से बचने के लिए अपने एहतियात बरते, बार बार पानी पिए या गमछा या ऐसी चीजें अपने साथ रखें। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो आने वाले जो 7 दिन है के अंदर की व्यवस्था वैज्ञानिकों की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि आने वाले जो 7 दिन रहेंगे उसमें हीट वेव पूरी तरीके से दिल्ली में वो रहेगी। अगर ऐसे में अगर बात की जाए तो पिछले अगर वर्षों की बात की जाती है तो पिछले वर्षों में लगभग मई और जून के महीने ऐसे रहते थे जहां पर हीट वेव आती थी, लेकिन इस बार अप्रैल के महीने में हीट वेव आ रही है। तो ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाला जो मई और जून का जो महीना रहेगा जो दिल्ली वासियों के लिए काफी दिक्कतों का रहेगा, क्योंकि गर्मी का जो प्रकोप है वो बढ़ता ही जाएगा। वैसे में अगर बात की जाए AQI की, अगर प्रदूषण की बात की जाए तो दिल्ली के अंदर खराब श्रेणी में AQI पहुंच गया 219। कल का AQI दर्ज किया गया है, जो कि कहीं ना कहीं चिंताजनक है। आने वाले समय में दिल्ली वासियों को प्रदूषण की मार भी देखनी पड़ेगी। दिल्ली के किन किन इलाकों में लू का असर जो है सबसे ज्यादा रहेगा, और स्कूलों, दफ्तरों या कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ होते हैं वहां के लिए कोई गाइडलाइन जारी किया गया है? जी अभी नेहा जी ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, लेकिन एहतियात बरतने की बात की जा रही है कि जो भी घर से बाहर निकल रहे हैं अगर आवश्यक है तभी, क्योंकि येलो अलर्ट जारी किए गए लू को लेकर के, तो अगर आवश्यक है तभी निकले और ऐसे में अपने पूरी तरीके से एहतियात बरतें लू से बचने के लिए। तो ऐसे में यही अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाला जो दिन रहेंगे दिल्ली NCR खासतौर से गाजियाबाद या नोएडा की बात की जाए तो यहाँ पर भी पूरी तरीके से जो गर्मी का प्रकोप है वो जारी रहेगा। और दिल्ली सरकार ने हीट वेव से निपटने के लिए क्या खास तैयारियां की? ऐसी जो तैयारियां उसको लेकर के पानी के छिड़काव से लेकर के, अगर जो रोड सड़क के किनारे जो लोग रहते हैं या फिर जाते हैं तो उनके लिए पानी के प्याऊ की व्यवस्था भी दिल्ली सरकार की तरफ से की जा रही है। तो जो अनुमान रहेगा कि मंगलवार और बुधवार के पश्चिमी विक्षोभ का जो मौसम है उसमें ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है बुधवार या बृहस्पतिवार से दिल्ली के अंदर हल्की सी नमी देखी जा सकती है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि मई और जून का जो महीना रहने वाला है दिल्ली के लिए वो काफी गर्म रहने वाला है। अस्पतालों की अगर हम बात करें तो अस्पताल में लू से प्रभावित लोगों के लिए क्या खास इंतजाम है इस बार? दिल्ली सरकार पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी है कि आने वाले समय में जब हीट वेव का प्रकोप बढ़ेगा तो ऐसे में दिल्ली के अंदर जो लोगों को हीट वेव से परेशानियां होंगी उसको लेकर के, चाहे वो बेड से संबंधित समस्या रही हो या फिर अन्य जो भी अस्पतालों में समस्या है उसकी देखरेख दिल्ली सरकार की तरफ से की जा रही है कि आने वाले समय में अगर ऐसी बढ़ोतरी होती है केसों को हीट वेव को लेकर के तो उस समय पर क्या प्रिकॉशन अपनाए जाए। सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है और अस्पतालों के दौरे किए जा रहे हैं और अस्पतालों में देखा जा रहा है कि किन चीजों की कमी और आने वाले समय में किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए अंबुज उपाध्याय आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और पंजाब के प्राइवेट स्कूलों द्वारा किताबों और यूनिफॉर्म को लेकर की जा रही मनमर्जी पर तुरंत एक्शन होगा। इसके लिए सरकार ने अब सभी जिलों के डीसी को इस बारे में कार्रवाई के आदेश दिए हैं। ये जानकारी पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने दी है। उन्होंने कहा कि कई जिलों में किताबों और वर्दियों के संबंधी शिकायतें लगातार आ रही हैं। वही समय पटियाला के स्कूलों का ऑडिट चल रहा है। उनका कहना है कि डीसी को पावर इसलिए दी गई है ताकि लोगों को शिकायतों का पहले के आधार पर निपटारा हो जाए। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि उन्हें पता चला है कि कुछ स्कूलों ने पिछले साल की किताबें इस साल फिर से बदल दी, जबकि हमने 2023 में तय किया था कि केवल एनसीईआरटी की किताबें ही विद्यार्थियों को पढ़ाई जाएंगी। कई इलाकों में यूनिफॉर्म को लेकर भी शिकायतें आ रही हैं, जिस पर एक्शन लिया जाएगा। बच्चों और उनके परिजनों से किसी भी तरह की लूट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इस पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता अमित सेठी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। प्राइवेट स्कूलों द्वारा किताबों और यूनिफॉर्म को लेकर डीसी को कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? बिल्कुल बताना चाहूंगा, शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने जो है दिशा निर्देश दिए हैं। शिकायतें जो है जरूर सरकार के पास आ रही थी कि कई प्राइवेट स्कूल हैं, उन्होंने जो है किताबों में जो है चेंजिंग की बात आ रही है, ड्रेसिंग में जो है चेंजिंग की बात आ रही है, जिसको लेकर जो है पूरा जो है शिकायतें जो है जा रही थी। तो बिल्कुल दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनकी भी जो है निगरानी जो है डीसी जो है रखेंगे कि अगर कोई तरह की कोई बात उनके एरिया में अगर आती है तो उनके खिलाफ जो है सख्त सख्त जो है स्कूलों के खिलाफ जो है कार्रवाई होगी आने वाले समय में। जी, क्या शिक्षा विभाग की ओर से कोई हेल्पलाइन नंबर या ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है जहां माता पिता अपनी शिकायत दर्ज करा पाए? बिल्कुल साफ तौर पे कहा गया है कि जो भी डीसीज हैं उनको जो है संपर्क किया जाए, क्योंकि हर जिले में जो है जिस तरह से डीसी दफ्तर होता है तो वहाँ पे जाके जो है वो अपनी शिकायत जो है बिल्कुल दे सकते हैं। अगर कोई स्कूल जो है मनमानी कर रहा है तो लोगों में भी जो है काफी एक अच्छी खुशी की लहर देखने को मिली है जब से ये जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं, और लोगों को भी है कि अगर कोई इस तरह का स्कूल मनमानी करेगा तो फिर डीसी को जो है कार्रवाई करनी है। पटियाला में जो ऑडिट चल रहा है उसमें अब तक किन स्कूलों की गड़बड़ियां सामने आई है? क्या कोई जुर्माना या कार्रवाई हुई? अगर पटियाला के जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी बात की जाए तो वहाँ पे जरूर ऑडिट जो है चल रहा है। हालांकि इस तरह की भी कोई जानकारी जो है सामने नहीं आई है कि कोई गड़बड़ी वहाँ पे मिली है या उनके खिलाफ जो है कोई कार्रवाई की गई है। लेकिन होगा कि आने वाले दिनों में जब ये ऑडिट जो आगे भी चलेगा तो क्या इसमें जो है ये जो है सामने। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने यह भी बताया है कि उन्हें पता चला है कि कुछ स्कूलों में पिछले साल की किताबें इस बार फिर से बदल दी गई है, और उन्होंने 2023 में ये तय किया था कि केवल एनसीईआरटी की किताबें विद्यार्थियों को पढ़ाई जाएगी। बिल्कुल साफ तौर पर जो है प्राइवेट स्कूलों को दिशा निर्देश 2023 में भी दिए गए थे कि एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वही बिल्कुल पढ़ाई जाएंगी। ये शिकायतें जो है जरूर नहीं है, उसके बाद ही जो ये बड़ी जो एक्शन जो है लिया गया है कि डीसी को जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई भी अगर स्कूल मनमानी करता है तो उनके जो बच्चों के जो माता पिता है वो डीसी को जो है अपनी जो है शिकायत जो है लिखित रूप में दे सकते हैं। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए अमित सेठी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बीपीएससी अभ्यर्थी लंबे समय से टीआरई 3 की रिजल्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। शुक्रवार को पटना के गर्दनीबाग में सैकड़ों अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया और शिक्षा विभाग की नीति के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। धरने पर मौजूद छात्रों का साफ कहना है कि सरकार जानबूझकर टीआरई 3 की सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं कर रही है, जिसके कारण उनमें गहरी निराशा और आक्रोश पैदा हो गया है। 22 मार्च को इसी मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के आवास का घेराव किया था, जिससे स्थिति इतना तनावपूर्ण हो गई थी कि मंत्री को बड़ी मुश्किलों से वहां से हटाया गया था। अब शिक्षक अभ्यर्थियों का धैर्य जवाब देने लगा है और धरना आंदोलन तक गंभीर रूप से ले चुका है। सवाल ये उठता है कि क्या छात्रों को यह आंदोलन सरकार को झुकाने में कामयाब होगा और पुलिस इन आंदोलनकारी अभ्यर्थियों से कैसे निपटेगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। और इस पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए ब्यूरो चीफ बिहार से सुरजीत कुमार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर छात्र लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। अब तक सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है?
जी, नेहा बिल्कुल टीआई 3 को लेकर के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और वो लगातार धरना प्रदर्शन और आंदोलन, इसके अलावा जो टीआरई 3 के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने बीते 22 मार्च को शिक्षा मंत्री है बिहार के सुनील कुमार, उनका घेराव भी किया था, लेकिन उसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला था, जिसके कारण जो है अब अभ्यर्थी का जो आंदोलन है वो अब काफी उग्र रूप लेता जा रहा है। और आज जो है आंदोलनकारी छात्रों की जो तैयारियां हैं कि पूरे बिहार से काफी संख्या में छात्र यहाँ पे गर्दनीबाग जुटेंगे और उसके बाद जो है सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाने के लिए उनका जो आंदोलन अभी चल रहा है उसको काफी उग्र रूप तक ले जाएंगे। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इस मामले में ये कहा गया है कि हमने बीपीएससी को बता दिया है और अब ये मामला सारा बीपीएससी के ऊपर है कि वो कब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेगा। जी, अब 22 मार्च की बात करें तो 22 मार्च को शिक्षा मंत्री का घेराव छात्रों ने किया था और उन्हें बड़ी मुश्किल से वहां से निकलना पड़ा, तो क्या अभी तक उनकी बातें नहीं सुनी गई? जी नेहा बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने बताया कि बीते 22 मार्च को शिक्षा मंत्री का छात्रों ने घेराव किया था और हजारों की संख्या में छात्र थे, बड़ी मुश्किल से उनके सुरक्षा व्यवस्था के अलावा और कई थानों की पुलिस आई थी, तब जाके बमुश्किल से वहां से शिक्षा मंत्री को निकाला गया था। लेकिन उसके बावजूद भी जो सरकार है और बीपीएससी है अभी तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं की। लेकिन हालांकि अभी 2-3 दिन पहले जो है शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने एक बयान जारी किया था और उस बयान में उन्होंने कहा था कि शिक्षा विभाग से सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के लिए बीपीएससी को आदेश भेज दिया गया है और अब जो है बीपीएससी इस मामले की जांच करके और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेगा। जी, तो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की तरफ से अब तक कोई आश्वासन मिला है या फिर अभी भी सरकार इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है? जी नेहा, शिक्षा मंत्री और सरकार ने तो बीपीएससी के ऊपर ठीकरा फोड़ के अपना पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन जिस तरीके से छात्रों का आंदोलन उग्र होते जा रहा है और छात्र इंतजार करते करते अब थक चुके थे, तो निश्चित तौर पे अभी चुनावी वर्ष है और सरकार किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। इसी कारण से जो है सुनील कुमार ने ये बता दिया कि हमने वहां पे बीपीएससी के पास भेज दिया है और आने वाले समय में जितनी जल्दी हो सके हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे और जो छात्रों की मांगे हैं वो सुनी जाएगी। लेकिन छात्र अभी किसी आश्वासन से मानने वाले दिख नहीं रहे हैं क्योंकि छात्रों का आंदोलन उग्र हो चुका है। जिस तरीके से बीपीएससी ने 17वीं के छात्रों के साथ किया और उनकी कोई मांगे नहीं सुनी गई, वो बीपीएससी 17वीं के छात्र जो थे लगातार मांग करते रहे कि परीक्षा को रद्द करके पुनः परीक्षा करा दी जाए, लेकिन उन छात्रों की नहीं मानी गई। उसको लेकर के बीपीएससी टीआरई 3 के जो छात्र हैं ये किसी भी संभावना से मानने को तैयार यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। इनका आंदोलन काफी बढ़ेगा और जब तक छात्र की मांग सरकार नहीं सुनती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। जी, गर्दनीबाग धरने स्थल पर लगातार जो अभ्यर्थी हैं धरना करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो गर्दनीबाग पर पुलिस की क्या तैयारी है? क्या किसी तरह की सख्ती बरती जा रही है? जी नेहा, गर्दनीबाग में जिस तरीके से आज छात्रों का जुटान होने वाला है और वहाँ पे भारी संख्या में छात्र जुटने वाले हैं, उसको लेकर के पुलिस ने भी काफी तैयारी की है क्योंकि वो एरिया जो है वीआईपी एरिया माना जाता है और उधर से ही छात्र जो है जब आंदोलन करते हैं तो उधर से मुख्यमंत्री आवास तक, विधानसभा तक सारे जगह पहुंचते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनसे निपटने के लिए पुलिस ने वहां पे काफी तैयारी की है, भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है और उसके साथ साथ दंगा नियंत्रण वाहन को भी लाया गया है और वाटर कैनन तक का भी वहां पे रख रखा है एहतियात के तौर पे कि अगर छात्रों का आंदोलन बढ़ता है तो उस स्थिति पे काबू करने के लिए वहां पे पर्याप्त तैयारियां की गई है। जी, अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो उनका अगला कदम क्या होगा अगर सरकार जल्द फैसला नहीं लेती है? जी नेहा, कुछ अभ्यर्थियों से हमारी बातचीत हुई थी और उनसे उन्होंने बताया था कि सरकार जब तक उनकी मांगे नहीं मान लेती है और टीआरई सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी करती है तब तक आंदोलन इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। और अभी जो है आंदोलन सिर्फ पटना में दिखाई दे रहा है, अगर उनकी मांगे जल्दी नहीं मानी गई तो तमाम जिला मुख्यालय है वहां पे उनका आंदोलन बढ़ेगा और आगामी जो चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव में भी इसका असर देखने को मिलेगा। क्योंकि बिहार में अगर वोटरों की बात करें तो युवा वोटर एक भारी संख्या में है और उन युवा वोटर जो है अगर सरकार इनकी बात नहीं मानती है तो
वो वोटर जो है सरकार के खिलाफ जाएगी और जिसका अच्छा खासा नुकसान जो है मौजूदा सरकार को यहाँ पे उठानी पड़ सकती है। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए सुरजीत कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। असम सरकार ने कोच राजबोंगसी समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को ऐलान किया कि कोच राजबोंगसी समुदाय के सदस्यों के खिलाफ विदेशी न्यायाधिकरणों में लंबित 28,000 से ज्यादा मामलों को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाएगा। इस फैसले के साथ ही इन लोगों के ऊपर से डी वोटर या संदिग्ध मतदाता का टैग हटाया जाएगा, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार ने कोच राजबोंगसी को स्वदेशी समुदाय के तौर पर मान्यता दी है। मुख्यमंत्री का कहना है कि ये लोग वर्षों से गरीब और पीड़ित रहे हैं और अब समय आ गया है कि उन्हें न्याय मिले। आपको बता दें कि असम में 100 विदेशी नागरिक न्यायाधिकरण काम कर रहे हैं, जो 1946 के विदेशी अधिनियम और 1964 के आदेश के तहत अवैध प्रवासियों की पहचान करते हैं। लेकिन इस फैसले के बाद कोच राजबोंगसी समुदाय के लोग इस प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। कोच राजबोंगसी समुदाय की उपस्थिति सिर्फ असम तक सीमित नहीं है, वे पश्चिम बंगाल, मेघालय और यहाँ तक कि नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में बसे हुए हैं। वर्षों से ये समुदाय अनुसूचित जनजाति का दर्जा भी मांगता रहा है। तो असम सरकार ने कोच राजबोंगसी समुदाय के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को ऐलान किया कि कोच राजबोंगसी समुदाय के सदस्यों के खिलाफ विदेशी न्यायाधिकरणों में लंबित 28,000 से ज्यादा मामलों को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाएगा। इस फैसले के साथ ही इन लोगों के ऊपर से डी वोटर या संदिग्ध मतदाता का टैग हट जाएगा, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। सरकार ने कोच राजबोंगसी को स्वदेशी समुदाय के तौर पर मान्यता दी है। मुख्यमंत्री का कहना है कि ये लोग वर्षों से गरीब हैं और पीड़ित रहे हैं और अब समय आ गया है कि उन्हें न्याय मिले। आपको बता दें कि असम में 100 विदेशी नागरिक न्यायाधिकरण काम कर रहे हैं, जो 1946 के विदेशी अधिनियम और 1964 के आदेश के तहत अवैध प्रवासियों की पहचान करते हैं। लेकिन इस फैसले के बाद कोच राजबोंगसी समुदाय के लोग इस प्रक्रिया से बाहर आ जाएंगे। कोच राजबोंगसी समुदाय की उपस्थिति सिर्फ असम तक सीमित नहीं है, वे पश्चिम बंगाल, मेघालय और यहाँ तक कि नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में भी बसे हुए हैं। वर्षों से ये समुदाय अनुसूचित जनजाति का दर्जा भी मांगता रहा है। तो असम सरकार ने कोच राजबोंगसी समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को ये ऐलान किया कि कोच राजबोंगसी समुदाय के सदस्यों के खिलाफ विदेशी न्यायाधिकरणों में लंबित 28,000 से ज्यादा मामलों को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया जाएगा। इस फैसले के साथ ही इन लोगों के ऊपर से डी वोटर या संदिग्ध मतदाता का टैग हट जाएगा, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हमारे साथ राजधानी लाइव में बस इतना ही। दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार।